नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। चीनी राष्ट्रगान विधेयक को लेकर हांगकांग में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने वैश्विक ट्रेड हब के अपने दर्जे को वापस ले लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि हांगकांग को जिस आधार पर यह सुविधा मिली थी वो अब बचा नहीं है। चीन ने हांगकांग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लगभग खत्म कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि आज की तारीख में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हांगकांग को चीन से स्वायत्तता मिली हुई है। इसे लेकर अब कोई उम्मीद नहीं बची है। आज मैंने यूएस कांग्रेस को बता दिया है कि हांगकांग को अब चीन से मिली स्वायत्तता खत्म हो गई है। इसे लेकर तथ्य भी पेश किए गए हैं। अमेरिकी हांगकांग के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। तो वहीं नेपाल और भारत के बीच जारी सीमा विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा। नेपाल की राजनीति में ये मुद्दा अब भी उतना ही गर्म है। जहां एक इंटरव्यू में ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर भारत से बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं हो पाई है। साथ ही ग्यावली ने कहा है कि भारत को कालापानी से सुरक्षा बलों को वापस बुला लेना चाहिए और यथास्थिति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ सीमा विवाद का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। इस पर आगे उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में भारत ने अचानक से राजनीतिक नक्शा जारी कर हमें निराश किया था। ये नक्शा 1997 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के नेपाल दौरे में बनी सहमति के खिलाफ है। नेपाल हमेशा से कोशिश करता है कि विदेश सचिव के स्तर पर सीमा विवाद पर भारत से बातचीत शुरू हो, लेकिन नहीं हो पाई है। हमें भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इतिहास रचने से चूक गई। खराब मौसम के चलते स्पेस एक्स का पहला प्रक्षेपण टल गया है। 9 साल बाद अमेरिका की जमीन से कोई एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला था। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर अंतरिक्ष की ओर भेजने वाला था। नासा ने बताया है कि अब ये मिशन 3 दिन बाद होगा। गौरतलब है कि जो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं उनका नाम है रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले। इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। स्पेस एक्स अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है। ये नासा के साथ मिलकर भविष्य के लिए कई अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रही है। तो वही उत्तरी ईरान में पुलिस ने एक शख्स को अपनी 14 वर्षीय बेटी के ऑनर किलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ईरान में सोशल मीडिया पर एक उबाल देखा जा रहा है। दरअसल स्थानीय मीडिया के अनुसार गिलान प्रांत में रोमिना अशरफी अपने 35 वर्षीय बॉयफ्रेंड से उन्होंने शादी कर ली थी। इस शादी पर उनके पिता ने आपत्ति जताई थी। इस मामले में पुलिस ने जोड़े को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद रोमिना को उनके घर भेज दिया गया। हालांकि रोमिना ने पुलिस को बताया था कि घर पर उनकी जान को खतरा है। बीते गुरुवार को उनके पिता ने उन पर हमला किया। तो वही मिली जानकारी के मुताबिक धारदार हथियार से रोमिना पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद उनके पिता घर से बाहर आए। तो वहीं इससे पहले बुधवार को कई राष्ट्रीय अखबारों ने रोमिना की कहानी को अपने पहले पन्ने पर जगह दी थी। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार ईरान में ऑनर किलिंग का कितना प्रसार है इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन पिछले साल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट किया था कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में ये लगातार जारी है।
वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अब बड़े अस्पतालों की व्यवस्था परखने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दिन में अचानक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी डॉक्टर्स और अधिकारियों को सतर्कता बरतने के साथ ही इलाज के बेहतर साधन प्रयोग करने के निर्देश दिए। तो वही अवस्थी ने कहा कि यूपी में इस बीच कोरोना संक्रमण के ग्राफ में तेजी आई है। इसका प्रमुख कारण प्रवासी श्रमिक और कामगार है। राज्य में अब तक कुल 1820 प्रवासी श्रमिक और कामगार संक्रमित पाए गए हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 26% है। तो वहीं अब पूरे प्रदेश में 2823 एक्टिव केस बचे हैं। इन कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी यूपी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने पूरे अस्पताल में खुद ही एक एक चीज़ का जायज़ा लिया। वहाँ के सीएमएस और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की, इमरजेंसी की सेवाओं को देखा और वहाँ जो आइसोलेशन वार्ड है, जो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ 7 लोग आज भर्ती थे, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने कल के बनस्पत आज जब निरीक्षण किया तो वहाँ पर जो व्यवस्था थी उसकी तारीफ की। सिविल अस्पताल में सभी लोग जो उपचार के लिए आए थे, ओपीडी के लिए आए थे, इमरजेंसी सेवाओं के लिए आए थे, अलग अलग वार्ड्स में जाकर मुख्यमंत्री जी ने संतोष जाहिर किया और इस बात के लिए आगे ये इंश्योर किया कि आज जब वो खुद निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को स्वयं ही कहा था कि वो भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर निरीक्षण करें। दोनों प्रमुख सचिवों को कहा था अलग अलग निरीक्षण करें। व्यक्ति जो है और यदि बच्चे हों तो केवल उन तक ही सीमित रखें। तो जो निर्देश है उनका। तो वही इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां अवनीश अवस्थी ने बताया कि आज जो सीएम योगी थे उन्होंने अस्पतालों का निरीक्षण किया। जिस तरीके से अचानक ही अस्पताल का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर देखा गया? क्या जो व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई थी, क्या वो उससे संतुष्ट थे? देखिए, जो आज निरीक्षण उन्होंने किया है उससे तो वो संतुष्ट नजर आए। ये दावा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी ने की जी। कल जब राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान है, जो बड़ा सरकारी संस्थान है चिकित्सा का जी, वो सरकार का ही है, और कल जब अचानक मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो वहां तमाम कमियां उनको नजर आई थी। खास करके सफाई नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए, रखरखाव उस तरह का नहीं था, मरीजों को जिस प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, जो वार्ड थे उसमें कमी नजर आई थी। तो कल बहुत कड़ी नाराजगी जाहिर की थी मुख्यमंत्री ने। आज वो खुद और तुरंत जैसे ही, सबसे बड़ी चीज ये बता दूं आपको कि टीम 11 की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री चले गए सिविल हॉस्पिटल। आज कल भी उन्होंने ऐसे ही किया था और साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को और दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव वो मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य है परिवार कल्याण, इन दोनों से कहा कि आप भी अलग अलग जाएं और निरीक्षण करें। तो आज सुरेश खन्ना ने भी जीआई जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, वहां का निरीक्षण किया, कल के जीएमसी का किया था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये जानकारी या यह फीडबैक मिल के आई है कि जिस तरह से उनके सामने तस्वीर रखी जाती है, आंकड़े रखे जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो भी सरकारी चिकित्सालय हैं उनकी क्या व्यवस्था है, शायद उससे उनको संतुष्टि नहीं थी रिपोर्ट के आधार पे, इसलिए वो खुद जाके जमीनी हकीकत जानना चाहते थे। आज वो दूसरा दिन था कि वो सिविल हॉस्पिटल गए जी। और यहाँ पर तमाम अवनीश अवस्थी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो आंकड़े फिलहाल कोरोना संक्रमितों के बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण श्रमिक भी इसके पीछे है, क्योंकि लगातार आवागमन यहाँ पर श्रमिकों का, कामगारों का जारी है, जिसके कारण संक्रमण और तेजी से बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना वायरस पीड़ित संक्रमित लोग हैं, वहां से जो मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों का पलायन उत्तर प्रदेश में काफी हुआ, लगभग 80% प्रवासी वहां से चल के आए हैं और अब गाँव में धीरे धीरे बढ़ रहा है संक्रमण की जांच की जो स्थिति है उस तरह से नहीं है। अगर जांच करने की जो तरीके
रखे हैं, अगर उसको और बढ़ाया जाए, जो किट की आवश्यकता होगी उसके लिए, तो शायद आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे में भी कई रिसर्च संस्थानों ने जो भारत के हैं, उन्होंने जून और जुलाई में हाई अलार्मिंग की मतलब काफी कड़ी चेतावनी दी है कि बड़े आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में काफी ढील दी गई है। पटरी की दुकानों को भी खोलने की बात है, सैलून खुल गए हैं, तमाम रिटेल शॉप्स खुल गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, पार्क भी खोला गया है, जिम को तो ये सारी चीजें। और कहीं कहीं जो माइग्रेशन निर्वास जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका वो सबसे बड़ा खतरा है, उनको वहां से जांच करके लाया गया। और जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि थर्मल स्क्रीनिंग मशीन जो है वो पूरी तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण को पकड़ने में सफल नहीं है। इसका ताजा उदाहरण है कि ये लोग 70% लोग, एक सर्वे आया है जिसमें रेल यात्रा या हवाई यात्रा नहीं करना चाहते हैं। 200 ट्रेनें 1 जून से चलेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है। कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में जो आबादी है, जिस तरह से नियंत्रण था, अब प्रवासी श्रमिकों के आने से कहीं न कहीं कठिनाई या चुनौती है। इस बात को मुख्यमंत्री ने भी माना है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अब प्रवासी श्रमिक है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है कि मोदी सरकार मजदूरों के लिए खजाना खोले। सोनिया गांधी ने कहा है कि पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर है। सोनिया गांधी ने कहा कि करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लेकिन शायद सरकार को इसका अंदाजा नहीं हुआ। पहले दिन से ही हर कांग्रेसी, अर्थशास्त्रियों और समाज के हर तबके ने कहा कि ये वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। तो वहीं देश भर में कोरोना के बीच बढ़ते मामलों के बीच तपती गर्मी के बढ़ते कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जहां इस वक्त पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है और सूरज से बरसती आग से लोग गर्म थपेड़े सहने को मजबूर है। देश के कई राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाया है। दिल्ली और हरियाणा में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल के दौरान मई महीने में ये दूसरा मौका था जब चूरू में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया हो। राजधानी दिल्ली में लोग भीषण गर्मी के कारण पसीने से तरबतर रहे। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक गर्मी इसी तरह सितम ढाती रहेगी। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के कहर के साथ साथ अब गर्मी की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, कई राज्यों में 50 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक मौसम इसी प्रकार रहेगा। तो वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रागिनी पांडे यहां पर फोन लाइन पे जुड़ी है। रागिनी, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना का कहर दुनिया भर में या फिर देश भर में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देश में गर्मी का सितम भी शुरू हो चुका है। कई राज्यों में ये 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। लखनऊ में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है कि कब तक जो लोग हैं उन्हें गर्मी से राहत मिल सकती है? देखिए, कोरोना कहर के बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी का भी मार झेलनी पड़ रही है। आप ये कह सकती हैं कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तपती गर्मी के बढ़ते कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जहां इस वक्त पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है और सूरज की बरसती आग से लोग गर्म थपेड़े सहने को मजबूर हैं।
देश के कई राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाया हुआ है। दिल्ली और हरियाणा में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के चूरू में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले 10 साल के दौरान कई महीनों में यह दूसरा मौका था जब चूरू में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में लोग भीषण गर्मी के कारण पसीने से तरबतर है और मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक गर्मी इसी तरह से सितम ढाती रहेगी। आपको बता दें कि नौ तपा कहते हैं, ये नौ तपा गर्मी है, ये 25 मई से स्टार्ट हुआ है और 2 मई तक रहेगा। लेकिन वहीं पे जानकारी ये भी है कि साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश होने की भी संभावना है, जहां पे कम हो सकती है गर्मी। जी रागिनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलवामा जिले में एक गाड़ी में आईईडी को प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ट्रैक किया और वक्त रहते ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी में बड़ी मात्रा में आईईडी मौजूद था, जिसे डिफ्यूज कर बड़े हमले को टाल दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक इस बारे में पिछले 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहा था। कुछ नाके पर सेंट्रो कार रुकी नहीं थी, जिसके बाद शक गहरा हुआ। इसके अलावा भी आईईडी होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद पूरी तरह से सतर्कता बढ़ा दी गई। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और जल्द ही एनआईए की एक टीम इस इलाके का दौरा भी करेगी। तो वहीं बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली 15 साल की ज्योति कुमारी के हौसले और जज्बे की तारीफ देश भर में हो रही है। ज्योति का लोग अलग अलग तरह से सम्मान भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में दरभंगा डाक विभाग ने ज्योति के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। दरअसल ज्योति कुमारी कुछ दिन पहले ही अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा लेकर पहुंची। इस दौरान ज्योति ने करीब 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाते हुए 7 दिन में पूरी की। जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो वो ज्योति की मदद और सम्मान के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा पोस्टल विभाग के अधीक्षक ने ज्योति के गांव पहुंचकर उसे माई स्टैम्प डाक टिकट और 5100 रुपए का चेक दिया। इससे पहले गुरुग्राम से दरभंगा स्थित गांव पहुंचने के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी ने भी ज्योति से मुलाकात की और उसकी तारीफ की। आपको बता दें कि ज्योति के जज्बे की तारीफ इवांका ट्रंप ने भी की थी। चुंडी वाले माताजी के नाम से प्रसिद्ध गुजरात के अंबाजी में रहने वाले प्रहलाद भाई जानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 79 सालों से उन्होंने खाना पीना त्याग रखा था और उनका दावा था कि मेडिटेशन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो वह इनकी मौत की खबर पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा कि सालों से खाना पीना त्याग देने वाले माताजी वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय थे। वहीं उनके बहुत सारे फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े मैसेजेस पोस्ट किए, जिससे ये ट्रेंड में चल रहे थे। गुजरात के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 1929 में पैदा होने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में माताजी ने खाना पीना छोड़ दिया था। तो वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, 91 साल की आयु में इनका निधन हुआ था और काफी सालों से खाना पीना इन्होंने त्याग रखा था, जो कि शोध का विषय भी काफी वैज्ञानिकों के लिए रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, प्रहलाद भाई जानी चुंडी वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध थे और पूरे गुजरात में लोग का चर्चा का विषय था कि उन्होंने 79 साल से कुछ भी नहीं खाया था
और इनका ये दावा था कि मेडिटेशन से उन्हें ऊर्जा मिलती है। जी। उनकी मौत पे गुजरात के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया और ये भी कहा जाता है उनके बारे में कि 2010 में उन पर शोध किया गया था और ये जाना जा रहा था कि बिना पानी और बिना खाना की खुराक के कोई आदमी कैसे जी सकता है और पूरी एक डॉक्टर की टीम लगा दी गई थी इस पे और 15 दिनों तक एक टेस्ट चला। जी। ये 6 मई से 15 दिनों तक ये टेस्ट चलता है। इसमें कई बड़े डॉक्टर शामिल थे और उसके बाद इनको व्यक्तिगत तौर पर सुपरविजन किया जा रहा था। उनका MRI हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे किया गया, उनको सारे क्लिनिकल जितने भी बायोकेमिकल रेडियोलॉजी परीक्षण किए गए और ये जानने की कोशिश की गई कि कोई भी इंसान ऐसा चमत्कारी कैसे हो सकता है जो बिना खाना पानी के इतने लंबे समय तक जी सकता है। और मैं आपको बता दूं इसमें सेना को भी बहुत इंटरेस्ट था इस पे और उसका कारण ये था कि सेना ने ये कहा कि जब हमारे जवान रेगिस्तान जैसी कठिन भौगोलिक स्थिति में तैनात किए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में खाने पीने में तकलीफ होती आम बात है, तो ऐसे में कैसे टिका जा सकता है, इस केस से इस बात की पुष्टि होती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रसेन तमाम जानकारी देने के लिए। तो वही कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिन कोरोना वॉरियर्स पर संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी है वे खुद सड़क किनारे पीपीई किट और अन्य कोविड वेस्ट जैसे मास्क और ग्लव्स को फेंक रहे हैं। कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन रहे ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वही राजधानी जयपुर में बुधवार को 42 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पीपीई किट और अन्य कोविड वेस्ट को नष्ट करने के लिए SMS अस्पताल से 3 बार और क्वारंटाइन सेंटर से एक बार कलेक्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कई लोग पीपीई किट को सड़क पर जला रहे हैं और मास्क सड़कों पर फेंक रहे हैं। इसे लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि पीपीई किट या मास्क खुले में जलाना या फेंकना इसलिए अधिक घातक है क्योंकि उसकी चपेट में आने वाले सोर्स का पता नहीं चल सकेगा कि वो कैसे पॉजिटिव हुआ और वो भी दर्जनों लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। इसी के साथ वातावरण में भी वायरस फैल सकता है। पीपीई किट को हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करके उतारा जाता है और फिर इसे बायोमेडिकल वेस्ट ले जाने वाली गाड़ी में डालकर शहर से दूर प्लांट में नष्ट किया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।